हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है सरफेस हेटेरोजेनेटी, है ना। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ, आपको मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ। कहे कि एग्ज़ाम जो है आपका आज हो गया, आपका 18 तारीख, है ना। तो 24 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, मतलब बहुत कम दिन बचा हुआ है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। और ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, या फिर ऐसा स्टडी नहीं है जो आपसे नहीं होगा, है ना। तो ऐसा सोचना तो बंद कर दें कि मैं पास हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा, है ना। आपको मेहनत करना है, रिजल्ट जो है डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आएगा तो आप उसको लाइक भी करेंगे, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सरफेस हेट्रोजेनिटी, तो ये क्या होता क्या है। हमने हेट्रोजिनस कैटालिस्ट के बारे में सुना है, ठीक है। हेट्रोजिनस कैटालिस्ट क्या होता है, जिसमें कोई रिएक्टेंट होता है और ये कोई सरफेस से क्या होता है, अटैच होता है, देन क्या देता है, प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा, डिफरेंट फेस में होगा। मान के चलो ये गैस है और ये क्या है, सॉलिड है सपोज। अब प्रोडक्ट दे रहा है क्या, लिक्विड या फिर गैस, चाहे कुछ भी दे रहा हो, ठीक है। चलिए मान लेते हैं। तो यहाँ पे सरफेस क्या है और रिएक्टेंट क्या है, अलग अलग स्टेट में है, इसलिए हमने उसको क्या कहा था, हेट्रोजिनस कैटालिस्ट। पर यहाँ पे आपको हेट्रोजिनस कैटालिस्ट को नहीं लिखना है, आपको सरफेस की हेट्रोजिनिसिटी लिखना है, हेट्रोजिनिटी लिखना है। मतलब सरफेस की खुद की प्रॉपर्टी होगी, किस तरह की, हेट्रोजिनस होगी। कहने का मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इन वन सरफेस। मतलब एक ही सरफेस होगा जिसमें क्या क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर, है ना, या फिर उसका जो एक्टिव साइट होगा उसका संरचना अलग होगा। और हर संरचना मतलब हर एक्टिव साइट में अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल बाइंड होंगे, ठीक है। और अलग अलग सरफेस पे, अलग अलग साइड पे अलग अलग रिएक्शन होने लगेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस की हेट्रोजिनिटी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मैन मेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। जैसे नेचुरल हमने एग्जांपल लिया प्लेटिनम का सरफेस, ठीक है। प्लेटिनम का सरफेस, इसमें क्या होता है, बहुत सारे साइट होते हैं, मैं तो यहाँ पे कुछ ही दिखा रहा हूँ। और सबका साइज क्या होता है, एक्टिव साइट का मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक्टिव साइट, ठीक है। हमने पढ़ा है निकिल के बारे में, ठीक है। निकिल क्या करता है, हाइड्रोजन को एल्कीन में बाइंडिंग करवाता है। तो निकिल क्या हो गया, हेट्रोजिनस कैटालिस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी की जगह पे हम प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम क्या कराता है, हाइड्रोकार्बन को एब्जॉर्ब करता है। हाइड्रोकार्बन एक तो नहीं हो सकते, है ना। मीथेन है, CH3 CH4 C2H5 C3H7 H6 C3H8, ठीक है। मतलब CN2 इंटू, चलो छोड़ो इसको, है ना। CN2N ऐसे सपोज इसका फॉर्मूला होता है 2N+2, है ना। CnH2n+2 ऐसा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, आपके हाइड्रोकार्बन होंगे, ठीक है। और प्लेटिनम इनको क्या कराता है, अपने में एब्जॉर्ब कराने का काम करता है, ठीक है। देन उसमें क्या होगा, कोई रिएक्शन देगा, ठीक है। एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, आइन भी हो सकता है, ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो क्या होगा, इसका जो एक्टिव साइट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये सरफेस की फिनोमिना है, सरफेस का खुद का स्ट्रक्चरल फिनोमिना है, खुद का केमिकल फिनोमिना है, केमिकल प्रॉपर्टीज है कि वो क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिव साइट को कंटेन किया हुआ है। तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजिनिटी ऑफ सरफेस कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये हेट्रोजिनस कैटालिस्ट एक अलग चीज हो गया, लेकिन हेट्रोजिनिटी क्या हो गया, ये सरफेस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एक सरफेस में अलग अलग एक्टिव साइट मौजूद हो, अलग अलग तरह के एक्टिव साइट मौजूद हो, अलग अलग एक्टिव साइट में अलग अलग मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होते हैं और उसमें अलग अलग तरह के रिएक्शंस
फॉलो होते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजिनिटी कहेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी कैसी कैसी होगी, ये डिफरेंस करेगा। डिफरेंस किसमें किसमें करेगा, इंटरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने अभी भी आपको बताया कि अलग अलग तरह के रिएक्टेंट यहाँ पे क्या करेंगे, एड्जॉर्ब होंगे, है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इसका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा। अगर मान के चलो सेम मॉलिक्यूल यहाँ भी एड्जॉर्ब हो रहे हैं, यहाँ भी एड्जॉर्ब हो रहे हैं, हो सकता है इसके साथ दूसरा रिएक्शन हो, यहाँ इसके साथ दूसरा रिएक्शन हो, इसमें वाले के साथ दूसरा रिएक्शन हो, इसमें के साथ दूसरा रिएक्शन हो। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अब रिएक्शन रेट अलग अलग एक्टिव साइट के लिए क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो हम एक कॉमन रिएक्शन रेट नहीं दे सकते। ठीक है, रिएक्शन रेट भी क्या होगा, अलग अलग एक्टिव साइट के लिए अलग अलग होगा। सारा चीज को आपको लिखना है। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी, अब कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत ही छोटा है, कोई बहुत इतनी सी है ना, कोई इतना सा क्या है एक्टिव साइट है, तो स्टोरेज कैपेसिटी तो ऑब्वियसली क्या होगा, अलग अलग होगा। अब होता है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। अब बताओ मुझे, अगर हम डिसॉर्प्शन की बात करें, हो सकता है इसका डिसॉर्प्शन पहले हो जाए, इसका डिसॉर्प्शन क्या हो, थोड़ा सा लेट में हो, ये बहुत जल्दी इसको मॉलिक्यूल को रिएक्ट करके छोड़ दे। रिएक्शन रेट जब डिफरेंट डिफरेंट है, प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइम में बन रहा है, तो क्या होगा, डिसॉर्प्शन भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे होगा, है ना। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फिनोमिना मतलब हो सकता है यहाँ पे रिएक्टेंट क्या दिया, डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद हो सकता है ये अगला वाला उसको एडजॉर्ब कर ले और कुछ रिएक्शन और दूसरा दे दे। ठीक है, कुछ दूसरा रिएक्शन दे दे, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जहां पे हम सरफेस हेट्रोजेनिटी की बात करते हैं, वहां पे कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब ये तो स्टडी करने पे दिखेगा, एग्जाम्पल पे दिखेगा कि कौन कौन सा रिएक्शन कैसा कैसा जो है होता है और सरफेस का हेट्रोजेनिटी कैसे कैसे शो होता है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है, देखो इसका एप्लीकेशन है फार्मा कंपनी में, फार्मा इंडस्ट्री में है। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री में क्या होती है, मेडिसिन बनाई जाती है। ठीक है, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। वाटर एक्सप्लोशन, वाटर एक्सप्लोशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल, अब देखो रेडियो एक्टिव वेस्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, उसमें से वेस्ट निकलता है, तो उस वेस्ट को हम लोग कहाँ करेंगे, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, मतलब उसमें से अल्फा बीटा गामा जैसे क्या होते हैं, रेज निकलते हैं रहते हैं। ठीक है, तो इनको हमको कहीं पे भी डिस्पोजल नहीं कर सकते, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग है वहां पे हम डिस्पोजल नहीं कर सकते। तो इसको डिस्पोजल करने के लिए क्या करेंगे हम, इस तरह से प्लेटिनम नहीं, कोई दूसरा सरफेस हेट्रोजेनिटी वाला मटेरियल लेंगे जिसमें हम इसको एडजॉर्ब करा देंगे। ठीक है, एडजॉर्ब कराने के बाद में उसके साथ वो क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, उसके बाद हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं। हो सकता है वो परमानेंटली बाइंड हो जाए उसके साथ। ठीक है, परमानेंटली बाइंड होगा मतलब उसमें अल्फा बीटा गामा रेज नहीं निकलेगा, मतलब वहां पे क्या हो गया, नुकसान आपको कम होने लगेगा, कम नहीं के बराबर होने लगेगा। ठीक है, अगला है कोल बेड मेथेन एब्स्ट्रक्शन। अब जहां जहां कोयला का खदान है वहां पे मेथेन गैस निकलता है। ठीक है, तो मेथेन गैस हानिकारक भी होता है। अब हो सकता है इस मेथेन गैस को हमको कहीं पे यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या करा लेते हैं, किसी सरफेस पे उसको एडजॉर्ब करा लेते हैं, उसके बाद में अलग जगह ले जाके उसको हम एब्स्ट्रैक्ट करा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन क्या हो गया, कोल बेड मेथेन एब्स्ट्रैक्शन में भी इसका एप्लीकेशन वाइड मतलब लंबा चौड़ा इसका एप्लीकेशन है। और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, जो मेजर एप्लीकेशन है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब टेक्निक टू डिटरमाइन, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सरफेस की हेट्रोजेनिटी को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कि वास्तव में ऐसा होता भी है या नहीं, उसका रिएक्शन कैसा होता है हम कैसे देखेंगे। ठीक है, तो इसका होता है एक टेक्निक होता है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, इसको हम AFM भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, तो इसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सरफेस की हेट्रोजेनिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें एनर्जी को डिस्पर्स करके, है ना, मतलब कोई मॉलिक्यूल है, इसकी एनर्जी कितनी एनर्जी इसको दे रहे हैं, तो ये कितनी एनर्जी निकाल रहा है, उसको हम एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की मेथड से हम क्या करते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, अब हम यहाँ पे कोई माइक्रोस्कोप ले लिए। ठीक है, कोई माइक्रोस्कोप ले लिए जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उस सरफेस को देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई बीम डालते हैं
इलेक्ट्रॉन बीम डालते हैं तब हमको क्या पता चलता है, इसका स्ट्रक्चर पता चलता है कि कैसा कैसा इसका स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे इसके एक्टिव साइट हैं। ठीक है, ये और क्लियर होगा यहाँ पे। ठीक है, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी क्या है, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का भाग है जिसमें हम एक्सरे को यूज करते हैं और उस सरफेस में से फोटो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, हो सकता है उसका एक्टिव साइड से निकले, है ना, या फिर कोई क्या बोलना चाहिए, दूसरे साइड से निकले। तो अलग अलग साइड से अलग अलग अमाउंट ऑफ क्या सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन का निकलना उसके एक्टिव साइट को शो करता है, उसके एक्टिव साइट को बताता है ना। तो इस तरह से कुछ टेक्निक है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, इसके हेट्रोजेनिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका पहचान कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने सारा चीज बता दिया, वही चीज यहाँ पे भी है कि यहाँ पे मैंने तीन जो है सरफेस ले लिया, तीन टुकड़ा ले लिया, किसका, प्लेटिनम का। ठीक है, अब इसके सभी टुकड़े में अलग अलग टाइप के हमको क्या मिल रहे हैं, एक्टिव साइट देखने को मिल रहे हैं। ये S1 है, S2 है, S3, तीन साइट है, तीन सब्जेक्ट है मान के चलो, तीन क्या है, टुकड़े हैं मान के चलो। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, साइज में डिफरेंस आ रहा है, इसके एक्टिव साइट में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका जैसे ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम स्टडी कर रहे थे तो हमको क्या मिल रहा है, स्कैनिंग प्रॉपर्टी से हमको क्या मिला, इसको स्कैन करने पर क्या मिला हमको, डिफरेंट डिफरेंट हमको स्ट्रक्चर देखने को मिला, साइज देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि सरफेस में हेट्रोजेनिटी होती है। ठीक है, हेट्रोजेनिटी होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन को, डिफरेंट डिफरेंट सरफेस रिएक्शन को प्रोसीड करता है और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हमको देता है। या फिर अगर हम यहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात करें तो वो अलग अलग रेडियो एक्टिव वेस्ट को क्या करता है, पकड़ के रखता है। ठीक है, तो ये इतना ही था सरफेस हेट्रोजेनिटी में। ठीक है, ये शॉर्ट नोट में अगर पूछ सकता है, 4 नंबर में पूछ सकता है, आपको 4 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे वैसे इसको डिस्क्राइब कीजिए। नोट्स नहीं है, नोट्स अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत सर्च मारा, बहुत सर्च मारने के बाद में मेरे को इतना सारा चीज मिला है। ठीक है, क्योंकि ये पहले से मुझे भी मालूम नहीं था, है ना, तो ये नया टॉपिक है, हो सकता है ये पूछेगा। ठीक, तो आप इसको एकदम बिल्कुल तैयारी करके जाएं और एग्जाम में लिख के आएं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी का दिन जो है शुभ हो।